हेलो स्टूडेंट, हम लोग 12th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 विद्युत क्षेत्र के बारे में इस चैनल पे लगातार डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं और डिस्कशन करते हुए हमने काफ़ी टॉपिक के बारे में यहाँ स्टडी भी किया है। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे क्योंकि हम यहाँ आवेशन की विधियाँ पढ़ रहे थे। आवेशन की विधियों हमने दो प्रकार की विधियाँ पढ़ ली थी, एक घर्षण द्वारा आवेशन और दूसरा प्रेरण द्वारा आवेशन। अगर आप लोगों ने वो नहीं पढ़ा है तो आप पीछे वाली क्लास में जाके उसको चेक कर सकते हैं। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा, हम बात करेंगे यहाँ पर चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन यानी आवेश चालन द्वारा स्थानांतरित हो रहा है। चालन द्वारा स्थानांतरित होने का मतलब आवेश का प्रवाह हो रहा है, और आवेश का प्रवाह कब हो सकता है? जबकि बीच का पूरा माध्यम चालक हो, तभी आवेश का प्रवाह संभव है, अदरवाइज आवेश का प्रवाह होना संभव नहीं। तो जब हम प्रेरण द्वारा आवेशन को थोड़ा सा याद करते हैं, उसमें आपने क्या किया था? एक वस्तु A दूसरी वस्तु B, एक आवेशित दूसरी उदासीन, आपने कुछ दूरी पर उनको रख दिया, लेकिन बीच में तो वायु और वायु कुचालक होती है। और कुचालक होती है तो आप मुझे बताइए, क्या चालन के द्वारा आवेश का प्रवाह संभव है? क्या नहीं है। तो यानी प्रेरण द्वारा और चालन द्वारा में सबसे मुख्य अंतर यही है, प्रेरण में दो वस्तुओं के मध्य कुछ दूरी होती है, जबकि चालन में दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। क्लियर? प्रेरण में दोनों के मध्य कुछ दूरी होती है, जबकि चालन में दोनों क्या आ जाती है? एक दूसरे के संपर्क में आ जाती है। तो हम सिंपल कहते हैं, दो चालक वस्तुओं को परस्पर संपर्क में लाए जाने पर, जैसे ये दो वस्तु ले ली मैंने, एक वस्तु A ले ली, दूसरी वस्तु B ले ली। इसकी त्रिज्या सपोज करो R1 है, इसकी त्रिज्या R2 है, इस पर आवेश Q1 है, इस पर आवेश Q2 है, इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2। धारिता क्या चीज है? धारिता होती है आवेश को ग्रहण करने की क्षमता, कि भाई कोई वस्तु आवेश को कितना ग्रहण कर सकती है, वो कहलाती है उसकी धारिता। अब सुने, दो वस्तु हो गई, एक वस्तु A दूसरी वस्तु B। एक पर चार्ज मैंने Q1 आवेश Q1 मान लिया, दूसरे पर Q2, एक की धारिता C1 दूसरे की धारिता C2, एक की त्रिज्या R1 दूसरे की त्रिज्या R2। अब सुनिए, मैं कह रहा हूं दो चालक वस्तुओं को संपर्क में लाने पर, अब ये आवश्यक नहीं है दोनों वस्तु आवेशित ही हो सकता है एक आवेशित हो, एक उदासीन। आवेशित भी हो सकती हैं, उदासीन भी हो सकती हैं। तो हम कहते हैं जब दो चालक वस्तुओं को संपर्क में लाया जाता है, जैसे ये वाली स्थिति हो गई, ये A हो गया, ये B हो गया, वही त्रिज्या आपकी R1 और R2 रही, धारिता C1 और C2 रही, इस पर आवेश Q1, इस पर आवेश Q2। अब मैंने क्या किया? दो चालक वस्तुओं को मैं संपर्क में ले आया। तो हम कहते हैं दो चालक वस्तुओं को संपर्क में लाने पर उन दोनों के बीच जो कुल आवेश है उसका विभाजन हो जाता है, यानी दोनों के मध्य आवेश का स्थानांतरण होता है। और जो आवेश का जब स्थानांतरण होता है तो फिर क्वेश्चन आता है, भाई आवेश का स्थानांतरण हो रहा है तो क्या दोनों पर समान आवेश जाएगा, या किसी पर अधिक जाएगा, किसी पर कम जाएगा? तो क्वेश्चन इसको कौन डिसाइड करेगा? इसको डिसाइड करेगा धारिता। तो हम कहते हैं दो चालक वस्तुओं को परस्पर संपर्क में लाने पर उनके मध्य आवेश का स्थानांतरण उनकी धारिताओं के समानुपात में होता है। इसका मतलब यदि दोनों की धारिताएं समान है तो दोनों पर आने वाला आवेश भी समान होगा, अदरवाइज जिसकी धारिता अधिक उस पर आवेश अधिक, और जिसकी धारिता कम उस पर आवेश कम। क्लियर? दो चालक वस्तुओं को परस्पर संपर्क में लाने पर उनके मध्य आवेश का स्थानांतरण उनकी धारिताओं के समानुपात में होता है। धारिता समान, आवेश समान, अदरवाइज जिसकी धारिता अधिक उस पर आवेश अधिक, जिसकी धारिता कम उस पर आवेश कम। क्लियर? यहां तक सभी आगे समझिए। अब वो कैसे होता है वो समझिए। जैसे मैं आपसे यहाँ कहूँ कि जब हम दो वस्तुओं को संपर्क में लेकर आते हैं तो उनके मध्य कुल आवेश का विभाजन होता है। अब कुल आवेश क्या होगा? यहाँ दोनों के आवेशों के योग के बराबर होगा। एक पर आवेश Q1 दूसरे पर आवेश Q2, तो कुल आवेश हो गया यहाँ पर Q1 प्लस Q2। अब इस कुल आवेश का विभाजन दोनों की धारिताओं के समान अनुपात में हो रहा है। अगर मैं इनकी धारिताओं का अनुपात निकालूं तो ये तो क्वाइट सिंपल सा है, C1 अनुपात C2 हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम याद करते हैं, सुनना अच्छी तरह से। 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में हमने पढ़ा होगा कि A और B ने कुछ पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। ए ने इतनी पूंजी लगाई, बी ने इतनी पूंजी लगाई, और अंत में उनको इतना लाभ हुआ। तो आप ए का लाभ बताइए और बी का लाभ बताइए। तो क्या करते थे आप? सबसे पहले आप पूंजियों का अनुपात निकालते थे। पूंजियों का अनुपात निकालने के बाद आप उनके लाभ को ज्ञात करते थे।
कैसे, जैसे आपको ए का लाभ निकालना है तो आप कहते थे कुल लाभ इनटू पूंजी में ए का अनुपातिक भाग अपॉन अनुपातों का योग। बी का निकालना है कुल लाभ इनटू पूंजी में बी का अनुपातिक भाग बटे अनुपातों का योग। यही क्या करते थे आप लोग। सेम हम यहाँ अप्लाई करेंगे, देखना जरा। अब मैं जरा ए पर आवेश निकालता हूं। ए पर आवेश क्यू ए हो गया। अच्छा क्यू ए क्या हुआ, देखो सबसे पहले कुल लाभ था वहां, क्योंकि वहां लाभ को विभाजित कर रहे थे या आवेश को विभाजित कर रहे हैं तो कुल आवेश। वहां पूंजी के आधार पे आपने लाभ का विभाजन किया था या धारिता के आधार पर आप आवेश का विभाजन कर रहे हैं। तो मैंने कहा था पूंजी में ए का अनुपात और यहाँ धारिता में ए का अनुपात क्या है, C1 अपॉन दोनों का योग, तो C1 प्लस C2। अच्छा बी पर आवेश निकाल लीजिए भैया। बी पर आवेश निकालेंगे तो क्या आएगा QC2, क्योंकि अब बी का भागा जाएगा, अपॉन C1 प्लस C2। तो ए पर आवेश क्या आया QA बराबर Q C1 अपॉन C1 प्लस C2, और बी पर आवेश क्या आ गया QB बराबर Q C2 अपॉन C1 प्लस C2। आगे यहाँ तक सभी की समझ में। अब लेकिन अब एक समस्या है कि यहाँ पर जो न्यूमेरिकल आपका आएगा वो न्यूमेरिकल इस धारिता के रूप में नहीं आएगा, वो त्रिज्या के रूप में आएगा। तो जब हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे धारिता, तब मैं आपको एक सूत्र बताऊंगा, और वो सूत्र क्या है इसको फिलहाल आप याद रखेंगे, तब इसका मैं डेरिवेशन भी करूंगा। सूत्र है गोलीय चालक की धारिता। इस गोलीय चालक को आप चालक गोला भी कह सकते हैं। इसकी धारिता का सूत्र होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। 4 नंबर, पाई की वैल्यू आप जानते हैं, नियत है। एप्सिलॉन नॉट कहलाता है निर्वात की विद्युतशीलता। क्या कहलाता है बेटा, निर्वात की विद्युतशीलता, और ये भी एक नियतांक होता है, और r है चालक की त्रिज्या। रिपीट कर रहा हूं, गोले चालक की धारिता क्या होती है, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। 4 एक नंबर, पाई एक नंबर, एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की विद्युतशीलता जो कि एक नियतांक है, और r होती है त्रिज्या। अब जरा इस वैल्यू को मैं यहां रख रहा हूं, देखना अच्छी तरह से। Q C1 क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1। भाई C1 है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो फिक्स हो गया, इसकी त्रिज्या कितनी है r1, अपॉन देखिए भैया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2, यही आएगा। अच्छा फिर इसके बाद देखिए Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1, दोनों में से मैंने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, तो r1 प्लस r2। भैया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल हो गया, तो फॉर्मूला क्या आया Q r1 अपॉन r1 प्लस r2। यानी A पर जो आवेश है उसका फॉर्मूला क्या आया Q r1 अपॉन r1 प्लस r2। और उसी कंसेप्ट का अगर हम यहाँ पर यूज करें तो QB क्या निकाल सकते हैं हम लोग, Q r2 अपॉन r1 प्लस r2। तो ये क्या आया Q r1 अपॉन r1 प्लस r2, और QB क्या आया Q r2 अपॉन r1 प्लस r2। तो दोनों की फॉर्मूला आ गई हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं आता किसी। Q A क्या आता है Q r1 अपॉन r1 प्लस r2, r1 A की त्रिज्या, r2 B की त्रिज्या। QB क्या आता है Q r2 अपॉन r1 प्लस r2, यहाँ पर वही r2 B की त्रिज्या और r1 A की त्रिज्या। अब आगे देखिए आप, जब यहाँ तक हमने समझ लिया तो इसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, उसका हमने कैसे सॉल्यूशन करना है वो हम लोग देखें। यहाँ तक मेरे ख्याल से सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चालन द्वारा आवेशन क्या होता है, चालन द्वारा आवेशन का हम सूत्र कैसे निकालते हैं, वो सभी आप लोगों ने देखा। अब इसका क्वेश्चन समझिए। जरा मैं दोनों फॉर्मूलों को यहाँ एक बार और लिख देता हूँ। QA आया था Q r1 अपॉन r1 प्लस r2, और QB आया था Q r2 अपॉन r1 प्लस r2। ये फॉर्मूले हमारे हैं। क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि भाई हमारे पास दो गोलीय चालक हैं, दो चालक गोले हैं। एक को वही मैंने A नाम दे दिया, एक को B नाम दे दिया। इसकी जो त्रिज्या है वो r है, और इसकी जो त्रिज्या है वो 2r है। इस पर आवेश 2q है और इस पर आवेश 3q। दो गोले हो गए A और B, इसकी त्रिज्या r, इसकी 2r, इस पर आवेश 2q, इस पर आवेश 3q। अब मुझे निकालना है कि भाई अगर यदि मैं इन दोनों को पहले संपर्क में लेकर आऊं और फिर अलग कर दूं, तो इन पर अंतिम आवेश ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या है, गोले चालक A और B को संपर्क में लाने के पश्चात फिर अलग कर दिया जाता है,
तो ए और बी पर अंतिम आवेश बताइए। तो देखो जरा सबसे पहले मैं ए पर अंतिम आवेश निकालूंगा और आप सभी लोग सोचेंगे साथ में। सबसे पहले इस फॉर्मूले में देखें तो कैपिटल क्यू आ रहा है, कैपिटल क्यू है हमारा कुल आवेश। कुल आवेश क्या था कि ए और बी पर आवेशों के योग के बराबर था, तो मैंने यहाँ कैपिटल क्यू निकाल लेते हैं भैया। पहले कुल आवेश, इस पर आवेश कितना है 2q, इस पर आवेश है 3q, तो दोनों का आवेश मिला के कितना हो गया 5q। तो देखो क्या आएगा 5q। इसकी त्रिज्या कितनी है r, और भैया इसकी कितनी है 2r, तो r1 की जगह r लिख दिया। अब यहाँ पर क्या आएगा r प्लस 2r, सबकी समझ में आ रहा होगा। अच्छा फिर क्या लिखेंगे इसे 5qr अपॉन 3r, r से r कैंसिल हो गया बेटा, तो फॉर्मूला क्या आंसर आया हमारे पास 5q अपॉन 3। कुछ भी नहीं करना, सीधी क्वांटिटीज को फॉर्मूले में पुट अप कर देना है, रख देना है और आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। ऐसे अगर आप बी पर आवेश निकालना चाहें तो सबसे पहले कुल आवेश बताइए, कुल आवेश कितना है 5q। इसके बाद अब किसकी त्रिज्या लिखेंगे बी की, बी की त्रिज्या कितनी है 2r, और फिर दोनों की त्रिज्याओं का योग तो r प्लस 2r। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 10qr अपॉन 3r, तो बेटा r से r कैंसिल हो जाएगा और क्या आंसर आएगा 10q/3। आगे तो भी समझ सिंपल सा है। ए और बी दो गोलीय चालक थे, ए पर आवेश 2q, बी पर 3q, इसकी त्रिज्या r, इसकी त्रिज्या 2r। हमने क्या किया दोनों को संपर्क में लाए और फिर उनको हमने अलग कर दिया। अंतिम आवेश पूछा है, फॉर्मूले हमारे सामने थे, सीधे फॉर्मूले में हमने वैल्यू रखी और आंसर आया। क्लियर सभी को। अब आगे की क्लास में आवेशन की विधियां समाप्त करके हम आगे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आवेशन की 3 प्रकार की विधियां थी, हमने डिस्कस कर ली, घर्षण द्वारा, प्रेरण द्वारा और चालन।